आज BCL इंडिया कनेक्ट डे में, और आज हम आए हैं अर्थज्ञान LLP पर। और अर्थज्ञान LLP जो है म्यूचुअल फंड्स के लिए है। और बात सचिन गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और हम ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे डाउट है म्यूचुअल फंड्स को लेके, लोग बात बिलीव भी कम करते हैं, तो आप कैसे हेल्प करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है और आप किस तरीके से सर्विस देते हैं म्यूचुअल फंड्स? ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार, और थोड़ा ये मिसमैनेजमेंट के लिए शुरुआत सही, अपॉलॉजीज। तो सर, मेरी एक छोटी संस्था है जिसका नाम है V6 अर्थज्ञान LLP, जिसमें मैं और मेरे पार्टनर आनंद गुप्ता दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सर, ये छोटा इंट्रोडक्शन है। लगभग ये जो बनाया था मैंने, तो 15 साल लिखा था, ये 17 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। मैं बाय प्रोफेशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से मैंने ग्रेजुएशन किया था, बट कुछ इंडस्ट्री थी, मैं इधर आया और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया स्टॉक मार्केट के प्रोडक्ट्स पे और चीजों को लेकर के। तो मैंने फिर फर्दर अपनी काफी स्टडीज जो है वो इस इंडस्ट्री में करी। तो मैंने 2012 में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर किया, फिर क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स किया, फिर चार्टेड फर्स्ट ईयर गोल्ड प्लानर, एक NSE का सर्टिफिकेशन ये किया। इसके अलावा और कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो कि हम लोगों ने किए बाद में। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं क्वालिफिकेशन बढ़ाता गया, मेरा इंटरेस्ट इस इंडस्ट्री में बढ़ता गया। हमारे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको कि मैं इंडिया में बैठ के मैनेज करता हूँ। इंडिया में भी हैं, दुबई में भी हैं, US में भी हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं। आज डेट में लगभग ये जब हमने अपडेट किया था तब 2000 क्लाइंट्स थे, अभी हमारे पास लगभग 2800 क्लाइंट्स हैं, और लगभग 130 करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड एसेट्स में मैनेज करता हूँ। और हमारा कुछ विजन है, अगर आप अभी जब शायद आते समय नहीं ध्यान दे पाए होंगे, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे बाद में अपना मेजर विजन स्टेटमेंट लगा रखा है, जिसके बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ सर्टिफिकेशन जो मैंने पहले लिए थे, कुछ अचीवमेंट सर्टिफिकेशन जो मिले हुए हैं आगे। नेक्स्ट प्लीज। सो हमारी कंपनी का नाम है V6 अर्थज्ञान LLP। V6 अर्थज्ञान, ये वर्ड V6 पहले से था। हमारी पहले कंपनी थी V6 प्लानर्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से, जो बाद में हमें रिस्ट्रक्चर करी V6 अर्थज्ञान में। अर्थ ज्ञान दो वर्ड हमने उठाए कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमारा हर इन्वेस्टर जो हमसे जुड़ रहा है, पहले वो फाइनेंशियली साउंड हो, अगर वो जानकार नहीं है तो उसे जानकार बनाए, और फिर हम उसका पैसा मैनेज करें। कहीं भी ऐसा ना हो कि उसको बिल्कुल अनअवेयरनेस हो और उस अनअवेयरनेस की वजह से उसके पास गलत डिसीजंस जाएं, हमारे एंड से या उसके खुद के एंड से। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने क्लाइंट को पहले एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि फर्दर वो आगे बढ़े। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम पैसे के मामले में सिर्फ रिटर्न्स तक सीमित ना रहें। और मैंने शायद अपने वीडियो में बोला था कि आपके अगर कोई संशय हो अपने दिमाग में तो जरूर लेके आइएगा। अगर है तो अभी मीटिंग में हम लोग पूछ लेंगे। मैं बताता हूँ, मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है निवेश को लेकर के, कि उनको लगता है कि निवेश मतलब ज्यादा रिटर्न, कोई ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिल जाए जहां मुझे ज्यादा रिटर्न आ जाए, और यही है पर्सनल फाइनेंस। बट ऐसा नहीं है। अगर आप 10% का होम लोन चला रहे हैं और उसको रिस्ट्रक्चर करके हम 8.5% पे ला सकते हैं, आप उस इंटरेस्ट कम कर सकते हैं, EMI कम कर सकते हैं, या टेन्योर कम कर सकते हैं, तो ये भी पर्सनल फाइनेंस का पार्ट है। गाड़ी डाउन पेमेंट भी पूरी लेनी चाहिए, 20% डाउन पेमेंट करके 80% लोन कराना चाहिए, और लोन की EMI अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट से आप बैकअप कितना है उसको मैनेज कर सकें, या 100% पेमेंट करनी चाहिए। घर आज लेना चाहिए, 2 साल बाद लेना चाहिए, 5 साल बाद लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो हम नहीं ले पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। अभी रिसेंटली अपूर्व ने मुझे एक रेफरेंस दिया था उसकी सिस्टर का, क्योंकि अपूर्व का नाम इसलिए लिया क्योंकि आप अभी जानते हो तो वो रेलेवेंट है, आप समझ जाओगे। अपूर्व की सिस्टर एक मेट्रो सिटी में रहती है, और उन्होंने एक मकान लिया था कुछ साल पहले, लगभग 5 साल पहले, जिसको उन्होंने भी हाल फिलहाल में बेचा है। अगर आप लोन के इंटरेस्ट को, जो उन्होंने होम लोन लिया था उस वक्त, उस होम लोन के इंटरेस्ट को, प्रिंसिपल को रीपेमेंट करते हैं सेल वैल्यू से, तो उनके पास मात्र 12 लाख रुपए बचे हैं। मतलब एक मकान उन्होंने एक अमाउंट में खरीदा, उसको बेचा, 5 साल बाद जो पैसा मिला उससे जो होम लोन का बैलेंस बचा था उसको पे करने के बाद उनके पास जो नेट पैसा बचा वो 12 लाख रुपए ही बचा। तो मेरा क्वेश्चन ये था उनसे कि आपको इस मकान को लेने के बाद और सेल करने के बाद क्या लगा, ये फैसला सही था गलत? उन्होंने कहा ये गलत डील थी हमारी। मैंने कोई बात नहीं, अब आप क्या चाहते हो पहले करना? कहते मुझे एक नया घर खरीदना है। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया पहले फैमिली छोटी थी, 16 थे, फिर फैमिली बड़ी हुई वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि अगर आप जो मकान खरीदना चाहते हो उस मकान का प्राइस या साइज आपने पहले से डिसाइड किया है?
उन्होंने कहा टेंटेटिवली जो मकान हम खरीदना चाहते थे कॉस्ट लगभग 1 करोड़ के आसपास आएगी। मैंने कहा 1 करोड़ का मतलब होता है बैंक आपको मैक्स टू मैक्स 80% फाइनेंस करेगा, है ना राइट सर? एक बैंक का बंदा यहाँ रहेगा तो मतलब 20 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे और लगभग 8% रजिस्ट्री देनी पड़ेगी। इसके अलावा क्योंकि वो जिस शहर में वो फ्लैट है तो फ्लैट के और भी मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, पार्किंग चार्जेस होते हैं, फ्लोर है, फ्रंट है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपके पास 30 लाख रुपए हैं अभी डाउन पेमेंट करने के लिए? उन्होंने कहा सर 12 लाख मेरे पास है, कुछ मेरी सेविंग्स है, वो सेविंग मिला के मैं डाउन पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने 2 सवाल उनसे किए। पहला सवाल कि ये जो 40 लाख रुपए या 30 लाख रुपए का डाउन पेमेंट आप करेंगे उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी आती है और आपकी जॉब छूट जाती है, आपके और हस्बैंड की दोनों की, या कुछ वक्त कोरोना जैसी स्थिति आ जाती है, तो कितने दिन तक आसानी से आप सारे खर्चे और ईएमआई मैनेज कर लेंगे? क्या उसके लिए पैसा है? उन्होंने कहा नहीं। तो मेरा अगला सवाल था अगर मान लेते आज आपके 40 लाख रुपए होते और वो सरप्लस भी होता और किसी कारणवश आप उस सरप्लस को यूज कर लेते तो क्या मंथली जो पैसा आपके पास आ रहा है ईएमआई और सारे खर्चे निकालने के बाद 10-20 हजार का सरप्लस बचेगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए? 2 सवाल थे। पहला, आप अपने सारे पैसे खर्च कर देंगे तो क्या इमरजेंसी के लिए पैसे बचेंगे? दूसरा, अगर इमरजेंसी के लिए पैसे हैं तो क्या आप मंथली को सेव कर पाएंगे अपनी ईएमआई देने के बाद? क्योंकि ईएमआई भी 1 करोड़ पे लगभग मेरे ख्याल से 76-78 हजार के आसपास आएगी। तो 78 वो होगी, 30-40 हजार अपने खर्चे होंगे, कार लोन चल रहा है। तो आप इमेजिन करिए अगर कोई ऐसा कर देता है और ये दोनों परिस्थितियां नहीं है, यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचता है और वो फ्यूचर के लिए सेव भी नहीं कर पाता है, तो पहला क्या होगा? कोरोना की स्थिति आते ही उसको अपनी ईएमआई पे करने के लिए कुछ अलग पैसा मैनेज करना पड़ेगा, पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, दोस्तों यारों से लेना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? तो अगर आपने एक्स्ट्रा लोन ले लिया जो कि पर्सनल लोन है 17-18% पे, तो वो भी आपका रिटर्न रिड्यूस कर रहा है। और अगर आप एक्स्ट्रा सरप्लस में जनरेट कर पा रहे हो तो भविष्य की सेविंग ना करने की वजह से रिटर्न्स कंपाउंड नहीं होंगे। ये भी मैं आपको बताऊं रिटर्न्स कंपाउंड क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ज्यादा रिटर्न बनाना ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ऐसे लाइफ के बहुत सारे डिसीजन होते हैं जहां पर अगर आपने सही से अपने कैश फ्लोज को नहीं मैनेज किया है तो रिटर्न ज्यादा बनने के बावजूद भी आप परेशान रहते हैं। अब मेरी कंपनी का मिशन ये है कि हम क्लाइंट को इस चीज के लिए एजुकेट करें कि अल्टीमेटली वो पैसा किस चीज के लिए यूज करना चाहते हैं। पैसे को लेकर के उनको कोई घुटन तो नहीं होती है। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके पास काफी पैसे हैं, काफी मतलब करोड़ों में है, और एक डॉक्टर उनको एक इंजेक्शन लिख देता है 16,000 रुपए वीकली का, और वो रिटायर्ड क्लाइंट को घबराते हैं क्या ये इंजेक्शन लगवाने के बाद मेरे पास सरप्लस बचेगा फ्यूचर में, कम तो नहीं पड़ेगा। ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो उनको पैसे को लेकर घुटन नहीं होनी चाहिए। जैसे इस क्लाइंट के बारे में बोला, अगर वो कर देते घुटन होने लगती। फाइनेंशियली अवेयर हो, लिटरेट हो, और वो फील करे कॉन्फिडेंस जब पैसे की बात है। अगर आज 50 लाख की जरूरत पड़ेगी तो मिल पाएगा तुरंत, ऐसी स्थिति हो। ये हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट प्लीज। और हमारा मिशन है कि हम अगले यहां से आज 2023 से 7 सालों में अभी लगभग हमारे पास 3,000 कस्टमर्स हैं, अराउंड 1800-1900 फैमिलीज हैं। हम 10,000 फैमिलीज तक पहुंचे 2030 तक 10,000 फैमिलीज तक पहुंचे और उनको इस फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन के थ्रू एजुकेट कर सके। ठीक है, ये हमारा मिशन है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक मिसकंसेप्ट है, कई ग्रुप्स में रहा हूं मैं, हर जगह मैंने म्यूचुअल फंड कैटेगरी रिप्रेजेंट की, तो बहुत लोगों का मिसकंसेप्ट रहा है कि मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड रिप्रेजेंट करता हूं। ऐसा नहीं है, मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इन्वेस्टिंग के हैं। बाकी कैटेगरी में बात नहीं करता क्योंकि मेंबर्स ऑल हैं यहाँ पर। अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करें तो मेरे पास म्यूचुअल फंड है जिसमें आप 1,000 रुपए 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास स्टॉक बास्केट है, यानी स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, जहां पर 5,000 10,000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहां पर मैं डिस्क्लेमर दूंगा, मैं स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करवाता, मैं कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं करवाता, मैं करेंसी ट्रेडिंग नहीं करवाता। आप कहोगे तो मैं आपको एनरोल करा दूंगा, आप खुद से करोगे, बट हम नहीं रिकमेंड करते क्योंकि उसमें पैसे कोई नहीं बनाता। अभी हाल फिलहाल में एक सेबी की रिपोर्ट आई है कि ट्रेडिंग में 95% लोगों ने पैसा गंवाया है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, पेपर भी आई थी, आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में पेपर शेयर कर दूंगा कि स्टॉक ट्रेडिंग में 95% लोग पैसा गंवाते हैं। तो हमारी कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव, हम कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं करेंगे जहां क्लाइंट ना जीते और मैं जीतूं। अब आ जाएंगे तो वेट भी लगी, इसमें लिखा हुआ है कि विन विन प्रिंसिपल विल फॉलो इन माय कंपनी, क्लाइंट फर्स्ट वी नेक्स्ट। सो स्टॉक बास्केट करते हैं बट थ्रू रिसर्च पोर्टफोलियोज, नॉट ट्रेडिंग। सिमिलरली अगर आप 25 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो एंजल फंड्स भी हमारे पास है, मतलब प्राइवेट इक्विटीज या स्टार्टअप फंड्स।
अगर आप 50 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते, 50 लाख का मतलब जब आप 2 करोड़ का सरप्लस है तब आप 50 लाख अलग करके देंगे मुझे, ऐसे केस मेरे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है स्टॉक्स की, और 1 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें कि आपके स्टार्टअप फंड्स, आपके अनलिस्टेड शेयर्स, प्राइवेट इक्विटी वेंचर्स, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एआईएफ इन्वेस्ट करता है। तो कैट 2 कैट 3 कैटेगरी के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड है उनमें भी हम इन्वेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारा एक शॉर्ट टर्म विजन भी है, ये भी बाहर लगा हुआ है, आप जाएंगे तो देखेंगे फ्रेम जो हमने लगा रखा है। हमारा शॉर्ट टर्म विजन ये है कि मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मेरा सर्कल कुछ नहीं था, मैं एक स्टूडेंट था जब इस इंडस्ट्री में आया था, और मेरे सर्कल में से स्टूडेंट थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो 2008 का मैंने क्राइसिस देखा, जो लोग पुराने उनको याद होगा 2008 में एक आर्थिक मंदी रिसेशन आया था, तो बहुत सारे लोगों ने पैसा दबाया। वहीं पे मेरे दिमाग में सवाल आया, क्योंकि तब मैं बहुत क्यूरियस हुआ करता था, अभी भी हूँ, क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर मार्केट इतना अच्छा है तो लोग पैसा क्यों गवा रहे हैं, इतने सालों में पैसा गवा दिया, डिस्पाइट मार्केट बढ़ रही है, लोग इतनी तारीफ करते हैं, स्टॉक मार्केट इतना पुराना है, इंडिया में 1979 से, यूएस में 250 साल पुराना स्टॉक मार्केट है। तो मैंने पढ़ाई की और तब मैंने समझा कि रिटेल क्लाइंट्स पैसा नहीं बनाते, एचएनआईज बनाते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस पैसा बनाते हैं, कॉर्पोरेट्स पैसा बनाते हैं, ट्रस्ट पैसा बनाती है, मंदिरों की ट्रस्ट करोड़ों रुपए बना रही है, बैंक्स बना रहे हैं, बट रिटेल कस्टमर नहीं बनाते। तो हमने बीड़ा उठाया 2018 में कि अगले 10 साल में हम ऐसे रिटेल कस्टमर जो छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको 1 करोड़ का पेपर एसेट पोर्टफोलियो बना करके देंगे, मतलब उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू 1 करोड़ तक पहुंचाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था और हमने इसको 2018 शुरू किया, 2028 तक हमें इसे पूरा करना है। यहाँ एक डिस्क्लेमर भी है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर कोई करोड़पति पहले से बैठा है तो वो जीरो बढ़ा सकता है। हो सकता है लोगों लगे सिर्फ वीडियोस को बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है 1 करोड़ आपके लिए कम है तो आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 100 करोड़ कर लीजिए, विजन बड़ा कर लीजिए। मेरी कंपनी का विजन भी बड़ा है, आज 100 करोड़पति बनेंगे, फिर हम 1000 करोड़पति, फिर 10,000 करोड़पति बनाएंगे। सो आप अपनी पीपीटी को रिलेट करना चाहते हो तो उतने जीरो आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये मेरे उन 10 क्लाइंट, उन क्लाइंटों की लिस्ट है जिन्होंने 1 करोड़ रुपए बना लिए। ये मैंने पीपीटी बनाई थी 13 सितंबर को, अभी 3-4 दिन, मतलब 1 हफ्ते पहले। यहाँ पर 23 लोगों के नाम है इस लिस्ट में, अगर आप काउंट करेंगे। मैंने यहाँ 20 लिखा है क्योंकि 3 ऑलरेडी करोड़पति थे, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या ऑलरेडी रिटायर्ड थे, ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए लेके आए थे हमारे पास, तो मैंने उनके नाम नहीं लिए। यहाँ उन लोगों के नाम है जिन्होंने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3,000, 5,000, 15,000 के 37 से किया है। तो ऐसे 20 लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर की पोर्टफोलियो वैल्यू उनकी आज की डेट में है। नेक्स्ट प्लीज। ये 13 लोग वो हैं जो अगले 1 साल से 1.5 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो 99 लाख, 98 लाख, 96 लाख, 80 लाख तक पहुंच गई है। नेक्स्ट प्लीज। और ये 16 लोग वो हैं जो अगले 3 से 4 साल में 1 करोड़ के मालिक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पोर्टफोलियो वैल्यू भी 70 लाख, 80 लाख, मैंने 50 लाख के ऊपर के पोर्टफोलियो लिए हैं, तो ये अगले 3 से 4 साल में ये भी करोड़पति बन जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 16, 20 और पीछे शायद 14, मतलब ऑलमोस्ट 42 to 43 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 1 करोड़ के आसपास अगले 2-3 साल में आ जाएंगे। और अगले 4-5 साल में हमें और 50 क्लाइंट्स और कंप्लीट करने हैं, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म विजन को पूरा करेगा। तो हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि आप अगर आम आदमी हैं और पैसा बनाना चाहते हैं तो वो सोल्यूशन मैं आपको दे पाऊं जहां पर आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करें। ठीक है। अब 1 करोड़ से होता है क्या? सबसे पहला सवाल मैं आपसे कहता, आप पैसे करना क्या चाहते हैं? ठीक है। तो हमारे यहां एक शब्द बोला जाता है, आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी का कहीं ये मतलब नहीं होता कि आप काम छोड़ देंगे। आर्थिक आजादी का मतलब होता है कि आपको काम मजबूरी ना करना पड़े, आप काम करें शौक के लिए। जैसे मैं अभी 2 तरह के क्लाइंट्स क्या चाहता हूं। एक रिटायरी क्लाइंट वो है जिसको पेंशन आ रही है, वहां पर वो चिल्लाता है और बच्चे सुनते हैं। और दूसरे बुजुर्ग वो जिनके पास कोई पेंशन या कोई अदर सोर्स इनकम नहीं है, वहां पर बच्चे चिल्लाते हैं और वो सुनता है। पहले केस में बुजुर्ग चौड़े होकर के सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता है, दूसरे केस में मॉर्निंग वॉक करने मजबूरी में जाता है, तो दरवाजे डांट रहे। तो यहां उसके ऊपर आर्थिक आजादी नहीं है। ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 40-42 की उम्र में स्टेटस डालते फोटो पे एट ऑफिस, और वो जिम कर रहे होते हैं। एट ऑफिस डूइंग वर्क, और वो गोल्फ खेल रहे होते हैं। मतलब वो सारे काम कर रहे हैं जो उन्होंने सोचे थे, शौक था उनका, अब वो मजबूरी में काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं, काम भी कर रहे हैं, बस वो काम के टाइम 3-4 घंटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। वो 8 to 9 या हम लोग जैसे सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक, 10 बजे तक घूमते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, वो चीज नहीं है।
तो इस 1 करोड़ रुपए से आप 50,000 रुपए की मंथली इनकम ले सकते हैं, होल लाइफ ले सकते हैं। मंथली इनकम बढ़ती ही जाएगी अगले 4-5 सालों में। हर साल आप 50 लेंगे, अगले 4 साल बाद आप 55 ले सकते हैं, उसके 4 साल बाद आप 58 ले सकते हैं। ऐसे आप मंथली इनकम इंक्रीज भी कर सकते हैं और ये पूरा पोर्टफोलियो ता जिंदगी खत्म नहीं होगा। इस तरह की स्ट्रैटेजीज भी हमारे पास है जो कि हम रिटायर्डीज के लिए, ऐसे लोगों के लिए बनाते हैं जिन्होंने मंथली इनकम इनको चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब इस पूरी स्टोरी में इंटरेस्टिंग है मेरे 2 क्लाइंट्स। 2 क्लाइंट का नाम मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि उन्होंने कम समय में कम पैसे से करोड़पति बने हैं। दोनों रिटेल क्लाइंट्स है और सीजनल क्लाइंट्स है, मतलब इनके पास पैसा हमेशा नहीं रहा अपने टेन्योर में, जब से हम इनसे जुड़े हैं। ये इनका ग्राफ है, थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा दूर से। विक्टर थोड़ा आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आओगे, बनेंगे बड़े ग्राफ भी लगाए हुए हैं। और आगे बढ़ो, थैंक यू के बाद नेक्स्ट बढ़ो, और आगे 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 बढ़ो। बस ये मेरा पहला क्लाइंट है। ये बाय प्रोफेशन एक सीजनल आइसक्रीम की छोटी सी फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है। अब जिनकी आइसक्रीम फैक्ट्री है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उनके पास मेजरली बड़ा पैसा यानी सरप्लस का पैसा कब आता है? मार्च से लेकर के जुलाई तक में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि इस समय गर्मी ज्यादा होती है, आइसक्रीम ज्यादा बिकती है और शादी ज्यादा होता है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक उनको उतना पैसा नहीं आता, डेली एक्सपेंसेस मैनेज करने की इनकम होती है। तो दिसंबर, नवंबर जब शादियां आती है तो फिर से कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस जनरेट होते हैं। तो इस क्लाइंट ने मेरे साथ शुरुआत की थी 21 अक्टूबर 2011 को 1,000 रुपए महीने की एसआईपी खोली थी और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर ये कोरोना आया 6 जून 2020 को। कोरोना जब आया तो इसकी पोर्टफोलियो वैल्यू थी 39,45,000 इन्वेस्टेड था और 44,29,000 की पोर्टफोलियो वैल्यू थी। मतलब लगभग 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और लगभग 44 लाख की वैल्यू थी। सिर्फ 4 लाख रुपए बढ़ा था कोरोना में, क्योंकि हैवी मार्केट फॉल आया था जब कोविड आया था। तो यहां मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बहुत से लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा पैसा डूब जाएगा। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड हैं तो डिस्पाइट कोरोना जैसे बड़े करेक्शंस आपकी कैपिटल वैल्यू कभी कम नहीं होगी। तो ये वेरी क्लियर है कि लॉन्गर यू गो योर कैपिटल विल बी स्ट्रेन। फिर उस बंदे ने बिना घबराए मेरी बात सुनी, चुपचाप इन्वेस्ट करके रहा और जस्ट 1 साल बाद, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जस्ट 1 साल बाद उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू 49, यानी कि उसने सिर्फ 10 लाख और दिए, 39 से 49 10 लाख और दिए, लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू जो है वो 94 लाख पहुंच गई। तो 10 लाख और देते हुए इसकी पोर्टफोलियो वैल्यू जो पहले 46 लाख थी, 46 लाख थी, सॉरी 44 लाख थी, वो अब सीधे 94 लाख हो गई। मतलब सीधे 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो में जंप हुआ। अगर आप 10 लाख की कैपिटल माने तो 40 लाख का पोर्टफोलियो में जंप हुआ। और आज की डेट में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसकी पोर्टफोलियो वैल्यू 1,14,000 रुपए हो गई है, 1 करोड़ 14 लाख रुपए हो गई है, जिसमें 56 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि 56 लाख में इसमें 7 लाख रुपए अभी दिए मुझे, उसकी पॉलिसी मैच्योर हुई थी, वरना जो 7 महीने पहले का इन्वेस्टमेंट है उसे 49 लाख का था। अब इस क्लाइंट की जर्नी 2011 से 2023, 11.5 पौने 12 साल में इस बंदे ने 1 करोड़ रुपए तैयार किए। इसकी उम्र है 42 साल। एक सीजनल बिजनेसमैन 42 साल की उम्र में 1 करोड़ का पेपर एसेट लेकर बैठा हुआ है। आज में से पेट्रोल पंप खोल रहा है, तुरंत यहां से पूरा पैसा विड्रॉ करेगा। आप 1 घंटे में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, 1 घंटे पैसा विड्रॉ हो जाएगा, तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर आपको 20 लाख चाहिए तो 20 लाख भी मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकते। अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो मंथली इनकम भी मिल सकती है। तो ये इस बंदे का अचीवमेंट है एट द एज ऑफ 42। हालांकि पैसे नहीं विड्रॉ कर रहा है, कह रहा है मुझे अभी जरूरत नहीं है। मेरा दूसरा क्लाइंट है, नेक्स्ट प्लीज। इस क्लाइंट की खास बात यह कि इसने कम पैसे लगाए, उन्होंने तो 59 लाख रुपए दिए हैं, इन्होंने कम पैसे दिए हैं। और ये भी ऐसे बिजनेस में थे जो पिछले 7-8 साल से बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ये भाई साहब इंडिविजुअल प्राइवेट इंजीनियरिंग और पीएमटी की कोचिंग कराते थे। तो आज से 15 साल पहले लखनऊ में इसका बहुत क्रेज था इंडिविजुअल प्राइवेट कोचिंग का। तब आप लोग बहुत सारे ऐसे नाम सुनते थे जो एक आदमी के रोल पे चल रही थी और फेमस कोचिंग थी। बट जैसे ही आकाश, फिटजी और इस तरह के बड़े ब्रांड आए तो ये रिटेल जो कोचिंग है इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छा इनकम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने 2008 में मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया था 10,000 रुपए से। धीरे धीरे पोर्टफोलियो बढ़ता गया, घटता गया, इनके इन्वेस्टमेंट बढ़ते गए, पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ती गई, मार्केट से ऊपर नीचे हुए। फिर कोरोना पे क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोरोना जब आया तो इनका नेट इन्वेस्टमेंट था 37 लाख का और 37 लाख की वैल्यू थी लगभग 40 कितनी वहां दिखाई होगी 48 48 लाख।
तो इस बंदे ने 2008 से 2020 यानी कि 12 साल में डिस्पाइट मार्केट करेक्शन, अभी इनका टाइम ज्यादा लंबा हो गया, तो इनका 2011 से था तो इनको 9 साल मिले थे, यहाँ लगभग ऑलमोस्ट 12 साल मिले, तो इनकी पोर्टफोलियो इतनी नहीं गिरी, 37 का 48 लाख है, डिस्पाइट मार्केट उतना मतलब गिरा था, अच्छा 58,000 से 26,000 आया था, तो ऑलमोस्ट 30% करेक्शन था मार्केट में। और इस बंदे ने भी कुछ नहीं किया, चुपचाप एज इट इज इन्वेस्टेड रहा। और आप देखेंगे यहीं पे उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट दिया मुझे, उसके पहले स्टडी इन्वेस्टमेंट एसआईपी का कर रहा था, इसके बाद कोई बड़ा पैसा नहीं दिया, फिर स्टडी इन्वेस्टमेंट एसआईपी का ही चल रहा है उसका, और कोई नया पैसा बड़ा नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट 1 साल बाद इनकी 38 लाख यानी कि 37 था लास्ट टाइम, 1 लाख वो बढ़ा, लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू उस समय 58 हो गई, 1 करोड़ 11 लाख, सिर्फ 1 साल रुकने के बाद, क्योंकि मार्केट वापस हुए, बाउंस बैक हुए, और पोर्टफोलियो जो सही जगह प्लेस थे, सही तरीके से प्लेस थे, तो इंपैक्ट रिजल्ट्स मिले। आज की डेट में क्लाइंट की पोर्टफोलियो वैल्यू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है, अभी मैंने देखा था, अभी 1 करोड़ 38 लाख के आसपास पहुंच गई उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है 41 लाख का, तो ये पैसा 4 गुना हो गया है। बाहर खोलो, बाहर खोलो, बाहर की तरफ खोल लो। ये पैसा 4 गुना हो गया है इन दिस स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। और इस बंदे ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया है, मतलब मैं आपको फिर बताऊंगा, 40 लाख एक साथ दिया मेरे पास, 15 साल में टुकड़े टुकड़े करके आए हैं, मतलब अगर आप इसको 15 साल करते हैं तो 20,000 के अप्रॉक्स, और पहले लगाएं का लगभग 30,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। इस तरीके से इसने छोटा छोटा पैसा जो है वो थ्रू लाइफ डाला। तो हमने ऐसे क्लाइंट खड़े किए हैं, आज ये क्लाइंट मुझसे लगभग 60,000 रुपया महीना ले सकता है और होल लाइफ खाएगा, पैसा खत्म नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं आज 60,000 लेगा तो टाइम में 60,000 लेगा, इन्फ्लेशन से वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैं 60 का इसको बाकी करके 65 तो 70 इस तरह से बढ़ा के दे सकता हूँ। तो इस तरीके से इस क्लाइंट ने होल लाइफ एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया। और इस क्लाइंट की एज जो है वो 48 साल है, 48 ईयर्स का क्लाइंट है, यानी कि अभी इसके पास आगे अच्छी खासी जिंदगी काम करने के लिए, बट अब चाहे तो ये चॉइस पे काम कर सकता है, इसको मजबूरी में काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब पीछे चले जाते हैं, वहीं पर जाते हैं। सो मेजरली ये सारे इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स के अलावा हमने स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कराए, बट हम स्टॉक्स में लंबे समय तक किसी को पोर्टफोलियो टिकाते हुए देखा नहीं मैंने। दूसरा, स्टॉक्स में कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता है वेटेड एवरेज रिटर्न, क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते जो आपको सिंस इंसेप्शन वेटेड एवरेज रिटर्न दिखाएं। आपको सिर्फ देखता है कि मैंने एक स्टेप में पैसा 4 गुना किया, 4 स्टेप्स में मैं पैसा गवा चुका हूं, तो अगर उसको एडजस्ट करेंगे तो एक्चुअली आपने 1 गुना पैसा भी नहीं किया, जो एक में 3 गुना बनाया, एक आपने कैपिटल लॉस किया, जहां कैपिटल लॉस किया वहां 10 लाख लगे थे, जहां 3 गुना बनाया वहां 1 लाख लगा था, तो एक का 3 लाख हो गया, 10 का 0 हो गया, तो नेट में 7 लाख नेगेटिव पे हूं। लेकिन क्लाइंट इंडिविजुअल स्टेप्स देखता है स्टॉक्स में, तभी भी पोर्टफोलियो लेवल पे नहीं देखता है, इसलिए पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न उसको नहीं बनते। तो रिटर्न में यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पोर्टफोलियो लेवल पे क्या रिटर्न बना रहे हैं, या सालाना आपकी हैसियत नेटवर्थ कितनी बढ़ रही है। अगर मैं 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाता हूं और मेरे पास 2 करोड़ का लोन है, तो मेरी नेटवर्थ 0 है। तो इवन अगर आपकी नेटवर्थ क्या बढ़ रही है, वो भी पर्सनल फाइनेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जिन लोगों ने करोड़पति या जो लोग करोड़पति बने हैं, ठीक है, आप भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहां पर बना रखा है। सो जो लोग अभी इन्वेस्ट करते हैं या पहले से कर रहे होंगे, कुछ लोग एसआईपी भी चला रहे हैं, मुझे लगता है क्या ऐसे लोग हैं जो यहाँ ऑलरेडी एसआईपी चला रहे हैं, ठीक। सो अगर आप 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं अगले 11 साल में, तो आपको 35,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना है एट द रेट ऑफ 13%। 35,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना है एट द रेट ऑफ 13%। इससे ज्यादा रिटर्न आएगा, ये कंजर्वेटिव फिगर है, हिस्टोरिकल रिटर्न से ज्यादा है। अगर सब पहले से मार्केट में तो सबको पता होगा, तो आप 1 करोड़ रुपए तैयार कर लेंगे। बट मैंने आज तक किसी को नहीं देखा वो इतना पैसा एक साथ लगा पाता हो रिटेल में, क्योंकि कहता है मेरी सैलरी इतनी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, 15,000 रुपए महीने से शुरू कर सकते हैं, और हर साल इसको 20% से इंक्रीज कर दीजिए। आज 15,000, अगले साल 3,000 बढ़ा के 18,000 महीना, उसके बाद 3,000, उसके बाद 3,500 रुपए बढ़ा के 21,500 रुपए महीना। ऐसे करके ईयर इंक्रीज करेंगे तो भी आप 11 साल में 1 करोड़ रुपए की पोर्टफोलियो वैल्यू बना लेंगे। अब अगर कोई कहता है कि मैं ऑलरेडी करोड़पति हूं, तो विजन को बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और आप विजन कर सकते हैं 100 करोड़ का। मेरा पर्सनल विजन है, मैं अपनी 100 करोड़ की वेल्थ खड़ी करूंगा बाय द एज ऑफ 60, क्योंकि मेरे पास समय अब कम बचा है इसलिए 60 लिया है, वरना मेरा मन था मैं 40 पे 40 का मैं हो गया हूँ, ठीक है, हाँ 40 का मैं हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे एटलीस्ट 20 साल चाहिए 1 करोड़ के लिए, 100 करोड़ के लिए। तो 100 करोड़ रुपए
अगर आप जाएंगे मंथली इन्वेस्टमेंट पे तो स्टैंडर्ड तरीके से लगभग 3 लाख रुपए आपको लगाने की जरूरत होती है। एट द रेट ऑफ 15% आप 100 करोड़ बना लेते हैं अगले 20 साल में। बट यदि किसी के पास 3 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, फैक्ट ऑफ द लाइफ इज, तो आप 50,000 रुपए पर मंथ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका इस तरह का सरप्लस है और ईयरली 20% इंक्रीमेंट करेंगे तो भी अगले 20 साल में आगे पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आ गया कि 20 साल बाद बनेंगे 100 करोड़, तो 20 साल बाद तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, ये भी क्वेश्चन आता है लोगों के पास। तो 20 साल बाद 100 करोड़ बनेंगे तब तक मेरी जिंदगी निकल जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका कॉर्पस जैसे जैसे बड़ा होता जाए, सपोज आपका कॉर्पस 50 लाख का बन गया, 1 करोड़ बन गया, आप उससे मंथली विड्रॉल लेना शुरू कर दीजिए। मंथली विड्रॉल लेते जाइए और जैसे भी पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ी होती जाए मंथली विड्रॉल अपना बढ़ाते चले जाइए। यानी कि अगर आगे कोई पोर्टफोलियो वैल्यू बन गया मेरा, मैं 50 रुपए विड्रॉल करता जाऊं, जैसे चलने दूं, कल को मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 2 करोड़ हो गई है तो मैं 1 लाख का विड्रॉल करता जाऊं, 3 लाख की होगी तो 1.5 लाख का विड्रॉल करते जाऊं। इस तरीके से भी आप मंथली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं आसानी से। या आपके पास सरप्लस अभी अवेलेबल है तो आप एक साथ लगा करके मंथली विड्रॉल के थ्रू अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी सकते हैं। तो हम करते क्या है, हम इन सारे प्रोडक्ट से कस्टमाइज सॉल्यूशंस बनाते हैं आपके लिए। कैसे? सबसे पहला जो काम होता है एक डॉक्टर के यहाँ वो होता है कि वो जांचता है कि आपकी बीमारी है क्या। तो मेरे पास जब भी आप आते हैं सबसे पहले पूछता हूं आप उस पैसे को यूटिलाइज किस लिए करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा मुझे अपनी डॉटर की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है, पर्पस। हाँ पर्पस। तो मैंने अपनी डॉटर के लिए तैयारी करी थी जब मेरी बेटी हुई थी और मेरा ये प्लान था कि जब मेरी बेटी 18 साल की होगी तो मैं हर साल उसे 20 लाख रुपए दूंगा अगले 5 साल तक, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 20-20 लाख रुपए दूंगा अगले 5 साल तक। वो चाहे एमबीए करे, चाहे ग्रेजुएशन करके आईटी की तैयारी, आईएएस की तैयारी करे, चाहे वो आईटी इंजीनियरिंग में जाए, चाहे वो एमबीबीएस करे। आईएएस में 1 करोड़ रुपए में लगभग अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन हो जाती है। अब आज का 1 करोड़ जब मेरी डॉटर 18 साल की होगी तो 1 करोड़ नहीं रह जाएगा, क्योंकि महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती है। ये कंसेप्ट कितने को क्लियर है कि महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती है? सभी को क्लियर है। अगर ना क्लियर हो तो आपने 2 10 के नोट निकालिए, पुराना और नया, दोनों के साइज देख लीजिए, साइज में फर्क आ गया है। एक सिक्के को पुराना नहीं निकालिए, साइज में फर्क आ गया। गवर्नमेंट ने भी कॉस्ट कटिंग कर दी है तो वैल्यू घटती है। मेरे पास एक इतना बड़ा लोहे का बक्सा है जिसमें 10 की, 5 की 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के एल्यूमिनियम के सिक्के पड़े हुए हैं। अगर आप लोग छोटे ब्याह मिलते थे हम लोग को, मैं क्या करता था और अलग रख लेता था कि इकट्ठा करें तो खर्च करूंगा। एक बक्से में इकट्ठा हो गए, उसका वजन भी आज के 4-5 किलो हो गया है। मतलब अगर आप उसको मॉनिटर में देखें तो शायद वो 20-30 हजार रुपए की करेंसी होगी, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू ऑफ मनी डेप्रिशिएट्स। तो जो पढ़ाई मैं बच्चे को आज 1 करोड़ में कराऊंगा, आज से 18 साल बाद वो पढ़ाई लगभग 2.25 करोड़ की हो जाएगी एट द रेट ऑफ 9%। इंडिया में एजुकेशन जो है वो 10% से बढ़ रहा है, 10% एंड अबव से बढ़ रहा है। स्टैंडर्डली 2 कॉस्ट ऐसी हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं और वो नेसेसरी कॉस्ट है। पहला है एजुकेशन और दूसरा आपका मेडिकल एक्सपेंसेस। यूएस में भी पिछले 100 सालों में 2 एक्सपेंसेस सबसे तेज बढ़े हैं। पहला है आपका मेडिकल और दूसरा आपकी एजुकेशन। वहां पे गैजेट सस्ते हुए हैं यूएस में, कारें सस्ती हुई हैं, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस की जो कॉस्ट है पर पर्सन वो कम हुई है। लेकिन लोगों ने क्या किया कि जैसे गाड़ी सस्ती तो मैंने 2 गाड़ी खरीद ली, अफोर्डेबिलिटी थी लोन की वजह से, ठीक है। तो इंडिया में भी 2 ही चीजें ज्यादा बढ़ेगी। तो आज डेट में जो 1 करोड़ की एजुकेशन है वो होगी अगर के जब मेरी बेटी 18 की होगी तो होगी लगभग 2.25 करोड़ की। अब मुझे 2.25 करोड़ की तैयारी करनी है, 1 करोड़ की तैयारी नहीं करनी है। यही गलती करते जब हम LIC लेते हैं, 1 लाख की पॉलिसी ले ली, 2 लाख मिलेंगे मेच्योरिटी पे, लेकिन 2 लाख की वैल्यू क्या रहेगी उस समय? आज से 20 साल पहले अगर आपने LIC ली थी तो 50,000 रुपए का जो प्रीमियम आता था वो 1500 रुपए के आसपास आता था और कई लोगों की 3 महीने की तनख्वाह थी, वो 6,000 रुपए साल मिलता था, मुझे लगता था बहुत मिलता है। और आज जब मेच्योरिटी हुई 50 की तो 1 लाख रुपए मिला, जिसमें नैनो भी नहीं आ रही है, ठीक है। सो 2.25 करोड़ रुपए की तैयारी करनी है। अब इसके लिए मुझे मंथली या ईयरली इन्वेस्ट करना होगा। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे नहीं रह सकता, मेरे कैपिटल कभी जीरो होनी नहीं चाहिए, तो ऐसे लोग इसकी तैयारी करेंगे FD म्यूचुअल फंड के डेट फंड्स के थ्रू। कोई लोग कहते हैं मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, तो क्या होगा, FD, डेट फंड्स, गोल्ड और इक्विटी का कुछ पोर्शन। कोई लोग कहते हैं मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, तो गोल्ड, इक्विटी और कुछ पोर्शन डेट का। मतलब जैसा क्लाइंट का रिस्क लेने के एपेटाइट उस हिसाब से हम एसेट एलोकेशन करेंगे।
और फिर उस एसेट एलोकेशन के हिसाब से उस गोल को मैप करेंगे और फिर आपके इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो पहला डायग्नोसिस, पहले सिम्टम, फिर डायग्नोसिस, फिर प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद फाइनली मेडिकेशन। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, जो कि ट्रेडिशनली बहुत डिफरेंट है बाकी वजह से। अगर आप बैंक में हो तो आपको पता होगा, एक ये प्रोडक्ट आया और हमें बेचना है। कोई नॉर्मली फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर या आएगा, किसी भी इंडस्ट्री का हो, मेरी इंडस्ट्री का, अलग इंडस्ट्री को, वो भी कहेगा ये अच्छी पॉलिसी आई है या एक अच्छा सुकन्या समृद्धि आया है, ये आप ले लीजिए। वो आपकी नीड को फुलफिल करेगा नहीं करेगा। दूसरा, ये एक दिन में होता भी नहीं है। अगर मैंने गोल 18 साल के लिए बनाया है तो मुझे हर साल रिव्यू करना पड़ेगा इसको। क्योंकि आज अगर मैं 50 लाख का मकान लेने की सोचता हूँ, कल को मेरी सैलरी 3 लाख रुपए हो जाएगी तो मैं 2 करोड़ का मकान लेने की सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास सरप्लसेस ज्यादा होंगे। आज मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे की एजुकेशन इंडिया के अंदर हो जाए, कल को अगर मैं सीईओ बन जाता किसी कंपनी का, तो मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल पढ़े। अभी हुआ है, हमारे क्लाइंट ने अपने बच्चे के लिए तैयारी की थी, 50 लाख रुपए थी, और वो डोमेस्टिक एजुकेशन कराने के लिए, और वो बच्चा बड़ा हो गया, वो पढ़ने में तो कह रहा है मैं मतलब इंटरनेशनल एजुकेशन करूंगा, मैं इंडिया के बाहर पढ़ूंगा। स्पेशली उसका टारगेट है यूएस। यूएस में आज की डेट में अगर आप एक अच्छी एजुकेशन कराते हैं वहां की यूनिवर्सिटी से, तो $10,000 मोटा मोटा 80 लाख रुपए का खर्चा आता है, 70 से 80 लाख रुपए के बीच में। सो हम बस इस जगह पे माइंड को ब्लॉक कर लेते हैं। हम दवा तो ले लेते हैं, ये दवा ले ली अच्छी है, वो दवा ले ली अच्छी है, और वही ले लेते हैं दूसरे में रखी है। उन्होंने जीवन वो क्या कहते हैं सुकन्या समृद्धि ली, तो मैं भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे 4 बचपन लिए। उन्होंने जीवन आनंद ली, तो मैं भी लेता हूँ, मेरे 4 बचपन लिए। भाई जब मेरे पैर का, मेरे नंबर का जूता आपके पैर में नहीं आएगा, मेरे नंबर की शर्ट आपके उसमें नहीं आएगी, हर एक के लिए लाइफ में कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। तो वाई टू टेक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एज अ रेडीमेड अवेलेबल इन द मार्केट। सो ये हमारी यूएसपी है। हम कुछ भी करेंगे थ्रू अ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी करेंगे। अगर आप टर्म भी लेंगे तो कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाल करके। इसके अलावा अगर आपके लाइफ में भी गोल्स है तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने एक स्ट्रेटेजी और बनाई है, वो तो मैं प्रेजेंटेशन नहीं डाल पाया। जैसे कोई हर साल वेकेशन पे जाना चाहता है, क्योंकि अब यंग बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये, वो 20 साल इंतजार नहीं करना चाहते, तो कोई हर साल वेकेशन पे जाना चाहता है और चाहता है उस वेकेशन के लिए एक इनकम मुझे अलग से मिल जाए। तो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है जहां पर एक लमसम पैसा आप आज देंगे हमको, और एक छोटी सी एसआईपी स्टार्ट करेंगे, और हर साल आप मुझसे एक फिक्स विड्रॉल लेते रहेंगे एवरी ईयर फॉर योर वेकेशन, और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। एसआईपी की लाइफ टाइम चलानी है, क्योंकि आपको सिर्फ 10 साल चलानी है। उसके बाद लाइफ टाइम आप मुझसे मंथली विड्रॉल लेते रहेंगे। अब ये विड्रॉल कितना होगा ये डिपेंड करेगा आप मतलब कितना चाहते हैं। मान लिया आप 1 लाख ले तो आपको हिसाब से लमसम से डालना है। आप 2 लाख चाहते हैं मंथली तो उस हिसाब से डालना है, और ये होल लाइफ आपको मिलता रहेगा। होल लाइफ चाहे डोमेस्टिक वेकेशन कीजिए चाहे इंटरनेशनल वेकेशन कीजिए, हर साल एक लमसम पैसा ले पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कस्टमाइज सॉल्यूशंस हमने बनाए। और मेरे पास क्लाइंट से प्रोडक्ट्स नहीं आते। मैं जैसे आपको एग्जांपल दिया अभी होम लोन का, ऐसे मेरे पास एक केस आया था। मेरे डॉक्टर साहब हैं, डेंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी फोर्ड की एस्पायर गाड़ी बेची थी, 1.5 साल पहले की बात है। तो वो 5,30,000 की बेची थी उन्होंने, और वो नई होंडा सिटी जब आई है, वो उसको लेने का उनका मन था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सचिन यार मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, कोई जानने वाला है, कोई डिस्काउंट मिल जाए। तो मैंने पूछा क्यों, क्या करना है, तो बताया कि प्लान करा वो बेच दिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 5,80,000 का डाउन पेमेंट करूंगा और लगभग ऑलमोस्ट 12-13 लाख रुपए मैं लोन पे ले लूंगा। तो मैंने उनसे कहा आप रुक जाइए, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। तो मैंने उनके लिए 3 कैश फ्लो बनाए। पहला, जहां वो ये 5,80,000 का डाउन पेमेंट करेंगे और रिमेनिंग 13 लाख लोन लेंगे। मैंने उनसे ईएमआई मंगवा ली कि भाई मुझे ईएमआई ला के दे दो, 13 लाख पे क्या आएगी, 10 लाख पे क्या आएगी, 5 लाख पे क्या आएगी। दूसरा सोल्यूशन बनाया जहां इनके पास 5 लाख अवेलेबल था, 5 लाख में म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करा के दूंगा उनको, 10 लाख का डाउन पेमेंट करिए और सिर्फ 8 लाख का लोन दीजिए। और तीसरा था ये 5 लाख भी आप यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, बहुत छोटा डाउन पेमेंट करिए, और जो इन्वेस्ट किया उससे मंथली पैसा लेकर के ईएमआई आप अपनी थोड़ी रिड्यूस कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 कैश फ्लो मैंने उनके सामने 2 दिन बाद प्रेजेंट किए। उनको जो इसमें से बेस्ट लगा, इसमें अफोर्डेबिलिटी भी हो और रिटर्न्स भी बने, वो उन्होंने चूज किया, और फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते गए। अभी भी उनकी मंथली इनकम यहाँ से जा रही है और वो ईएमआई को पे कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि आप लोन लो, लोन लेने में बुराई नहीं है, लेकिन लोन लेने के बाद में आपको सफोकेशन फील नहीं होना चाहिए। आपके पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, या आपके गोल इंटैक्ट होने चाहिए। ठीक है, और जब आपके सारे गोल इंटैक्ट है उसके बाद बनाने का आता है वेल्थ। तो वेल्थ बनाने के लिए फिर आपके पास जो मैंने आपको बताया AIF है, PMS है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें आप जा सकते हैं। 5% 10% एलोकेशन ले सकते हैं। इंटरनेशनल इक्विटी है, गूगल एप्पल है, वहां जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लेटेस्ट स्टेज में आता है। तो हम पहले पूरा प्लान ड्रॉ करते हैं, क्लाइंट से कंसेंसस लेते हैं,
प्रोडक्ट्स पे ओके करते हैं, फिर प्रोडक्ट इंक्लूड कराते हैं, और हर साल हमारा ईयरली रिव्यू होता है कि आपने एक साल पहले जो किया था वो कहां तक पहुंचा, आगे कितना समय बाकी है और हमें क्या करने की जरूरत है, या आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, आपने कोई लोन ले लिया है, सैलरी बढ़ी है, ट्रांसफर हो गए हैं, दूसरी जॉब में आ गए हैं, कोई लोन खत्म हो गया है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है, सरप्लस जनरेट हुए हैं। इस तरीके से रीबैलेंसिंग हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, और इस बीच में आपके वो इमोशंस भी हम मैनेज करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि एक तरफ नारायणी सेना थी और एक तरफ से नारायण थे, और मजे की बात यह है कि जिनके साथ नारायण थे उनके पास दुनिया का सबसे बढ़िया गैजेट भी था। भाई आज मैं ग्रो ले सकता हूँ, जीरोता ले सकता हूँ, पेटीएम ऐप ले सकता हूँ, दीज आर दी ऐप टू एग्जीक्यूट दी ट्रांजेक्शन डायरेक्टली। बट डिस्पाइट गांडीव होने के पास, अगला अर्जुन के होने के बावजूद, गांडीव सबसे बढ़िया धनुष था होने के बावजूद युद्ध ना जीत पाता अगर अर्जुन के साथ ना होते, बिकॉज अर्जुन उसके इमोशंस मैनेज कर रहे थे, उसकी ग्रीफ, उसके फियर्स, उसके जो फैमिली को लेकर के लगाव, तो वो उसको मैनेज कर रहे थे। वो हमारा सबसे बड़ा काम होता है, हमारा काम ये सब नहीं है, ये साइंटिफिक है, थ्रू मेथड्स होता है, वो तो हम कर लेंगे, बट किसी के इमोशंस को मैनेज करना, उस फॉल में जब मार्केट में आपका पैसा इतना कम हो जाए, फिर बढ़ जाए, या कोई और परेशानी आती है, वहां पर आप हमसे आगे डिस्कस करते हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा काम है, जो सॉफ्ट पार्ट है। यही हम पिछले 17-18 साल से करते आ रहे हैं, और हमारे क्लाइंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सोल्यूशन भी है जो हम देते हैं, जैसे विल राइटिंग। हम लोग अपने क्लाइंट्स के, खासतौर से जो हमारे पे रिटायर्ड क्लाइंट्स काफी हो गए, तो हम उनकी विल भी बनवा रहे हैं। विल बनवाने का काम मैं बॉम्बे बेस्ड कंपनी से करता हूँ, और उसकी ड्राफ्टिंग वो करते हैं, लेकिन लोकल लेवल पे रजिस्ट्री जो है वो मैं ऐश्वर्य सर के थ्रू कराता हूँ। अगर कोई कहता है मैं ऑनलाइन बिल ड्राफ्टिंग नहीं चाहता हूँ, तो ऐश्वर्य सर के थ्रू भी मैं बिल राइटिंग करवा देता हूँ। इसके अलावा हम लोग लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड भी करते हैं। म्यूचुअल फंड पे लोन्स मिलते हैं, ये भी शायद कुछ लोगों को पता हो। क्या आपको पता है पीछे भी म्यूचुअल फंड पे लोन मिलते हैं, जो लोग ऑलरेडी एसआईपी चला रहे हैं? नहीं पता ना। सो म्यूचुअल फंड पे लोन भी मिलते हैं। अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो 50 से 60% तक, और अगर डेट म्यूचुअल